नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। आज हम पिछले लेक्चर्स के बाद मूलांश को पढ़ने जा रहे हैं। परिभाषा होती है किसी घटक विलेय या विलायक के मोलों के कुल मोलों का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं मूलांश। ठीक है, तो अगर हम कहें विलेय की मात्रा W1 है और विलायक की मात्रा W2 है और इससे बनाया गया है विलयन, तो अगर विलेय की बात कर रहे हैं, इसके मोलों की संख्या मान लें अगर N1 है, क्या है मोलों की संख्या, और इसे मान ले अगर N2, तो विलेन के मोल कितने हो जाएंगे N1 प्लस N2। तो उस कंडीशन में हम निकालेंगे सबसे पहले N1 जो कि निकलता है भार बटे अणुभार से W1 अपॉन M1 से, और N2 निकलेगा W2 अपॉन M2 से। अब N1 N2 जैसे ही मिल जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान रखेंगे, विलेय के मूलांश को x1 से और विलायक के मूलांश को x2 से शो करते हैं। तो विलेय का मूलांश कितना है और मोल कितने हैं N1, और नीचे विलेन कितने हैं N1 प्लस N2। ये आपका बन जाएगा विलेय का मूलांश, और ऐसे ही N2 को अगर रख देंगे ऊपर और नीचे तो रहना है विलेन को ही, तो बन जाएगा विलायक का मूलांश। और एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों का हमेशा प्लस एक के बराबर ही रहता है, कभी इससे ऊपर या कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्रॉस चेक करने के लिए हमारा आंसर सही है कि नहीं, इसका यूज कर सकते हैं अपन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। 36 ग्राम जल को 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मिश्रण किया गया है, CO2 के मूलांश की ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास दो हैं। W1 हमने मान लिया है 36, W2 मान लिया हमने CO2। तो यहां बन जा रहा है विलयन। ठीक है, तो इसका अणुभार होता है 18, जल है क्योंकि, ठीक है, जल है। और CO2 का जो अणुभार होता है C12, और 16 32 हो जाता है 44। CO2 की मात्रा इसमें दे रखी है 44, और इसका अणुभार भी 44 है। ठीक, तो यहां से N1 और N2 निकाले जा सकते हैं W1 अपॉन M1 से। 36/18 हो जाएगा 2। ऐसे ही N2 की वैल्यू निकाली जा सकती है 44/44 बराबर 1। तो हम फॉर्मूला रखेंगे इन दोनों में, केवल निकालना है CO2 का, तो हम निकालते हैं XCO2। हमने इसको 2 माना है तो 2 की वैल्यू को यूज करेंगे, यानी इस वैल्यू को यूज करेंगे N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 हमारे पास है मोल 1, और यहाँ पर N1 कितना है 2 + 1, 1/3। वैल्यू जो आएगी 0.33, ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक अगर हम तो वाटर का निकालना पड़ता अगर, तो वैल्यू कितनी हो जाती N1 अपॉन N1 प्लस N2, यानी 2/2 + 1, या 2/3, या 0.667। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है सांद्रता परिकलित करने का, वो है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। परिभाषा क्या होगी, किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम इक्विवेलेंट्स की मात्रा को क्या कहते हैं, संख्या को क्या बोलते हैं, नॉर्मलता। तो यहाँ पर थोड़ा ग्लिच है, और अच्छे समझेंगे समझ में आएगा। तो नॉर्मलता को एन से शो करते हैं, और इसका सूत्र बनेगा विलेय के मोल बटे ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, और आयतन लीटर में।
तो विले के मोल कैसे निकालते हैं, W1 अपॉन E, ये हमारे ग्राम तुल्यांक हो जाएंगे, और गुणा आयतन V इंटू 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है नॉर्मलता का। ये विले की मात्रा लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मात्रा को लिख देता हूं मैं, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या तुल्यांक प्रति लीटर ऐसा लिखा जाता है। तो अभी यहाँ पर दिक्कत है, W1 तो निकाल लेंगे, VV निकाल लेंगे, E निकालने में दिक्कत होती है। तो E का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए जो तत्व दिया होगा उसका अणुभार सॉरी, ठीक है, M1, और साथ में N फैक्टर। अब ये N फैक्टर क्या चीज होती है जरा वो भी देख लेंगे। फॉर्मूला हमेशा याद रखें, हमें ये लगाना है। एन फैक्टर के लिए 3 टाइप के पदार्थ हो सकते हैं, या फिर एसिड हो सकता है यानी अम्ल, दूसरा हो सकता है बेस यानी क्षार, और तीसरा हो सकता है सॉल्ट यानी लवण। तीनों ही कंडीशन में अलग अलग लॉस फॉलो करते हैं। जैसे एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं H प्लस आयन प्रोवाइड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, H प्लस आयन को काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं, इसकी संख्या गिन लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें H2SO4 डिजॉल्व होगा तो बनाएगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, इसने 2H प्लस दिए तो N फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं बेस का। बेस में हमेशा क्या चेक करते हैं, OH आयन कंसंट्रेशन चेक करते हैं, OH आयन कितने प्राप्त हुए उनकी संख्या गिनते हैं। अब कैसे गिनेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं NaOH कास्टिक सोडा, जब डिकम्पोज होता है तो बनाता है Na प्लस प्लस OH माइनस, कितने OH दिए, एक, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर कोई सॉल्ट है तो हम उसमें धनायन गिनते हैं, पॉजिटिव आयन की संख्या गिन लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए बेकिंग सोडा NaHCO3 डिकम्पोज होके Na प्लस देता है, H प्लस देता है, और CO3 माइनस माइनस, धनायन इसमें 2 हैं तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस वैल्यू को निकाल कर E निकाल लेंगे और वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन कैसे करेंगे, 100 ml विलयन में 0.4 ग्राम NaOH घुला है, नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो हमारे पास NaOH है, जब भी डिकम्पोज होगा Na प्लस प्लस OH माइनस बनाएगा, तो यहाँ पर हम समझ गए OH माइनस कितने हैं, N इक्वल टू 1 हो जाना है, तो हमारे लिए काम आसान हो गया यहीं से ही। अब NaOH घुल किस में रहा है, वाटर में, और बना रहा है विलयन। अब इसकी मात्रा दे रखी कितनी, 0.4 ग्राम, यानी W1 दे रखा है 0.4। इसका अणुभार निकाल सकते हैं, Na का 23, 16, 1 यानी 40 हो जाएगा। H2O की मात्रा है वो वे दे रखा है 100 ml। अभी हमारे पास सबसे बड़ा टास्क है E निकालना। E क्या होता है, M1 अपॉन N। N का M1 अणुभार कितना है इसका, 40, और N फैक्टर है हमारे लिए 1, तो E का मान भी कितना हो जाएगा, 40। की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 40। E मिल गया है, W1 है, आयतन है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो N बराबर आ जाएगा W1 मतलब 0.4, और E आ गया आपका 40, और V हो गया 100, और ये आपका हो गया 1000। ये जाएगा 0 0 कैंसल आउट हो जाएंगे, पॉइंट बढ़ा ही एक 0 और बढ़ा लीजिए तो हो जाएगा 4/40, यानी 1/10 या 0.1 नॉर्मल या तुल्यांक प्रति लीटर। इस टाइप से आप नॉर्मलता के भी सवाल लगा सकते हैं। तो मैंने सभी आपके टॉपिक जो सांद्रता कैलकुलेट करने के सारे कवर कर दिए हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में आप देख पाएंगे कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद राउल्स लॉ और उसके बाद हेनरीज लॉ और उसके बाद वांट ऑफ कोफिशिएंट गुणांक उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।